वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है, कहता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी इज। कहता है कि 15 मोल अमोनिया के जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। अब इसमें हमें पता है कि एक मोल जो होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेता है। ठीक है, एक मोल जो होता है वो 24 डेसीमीटर का लेता है। और अगर हमने 15 का निकालना है तो फिर हमें 24 को 15 के साथ, मतलब एक अगर 24 का लेता है तो 15 के लिए निकालना है तो फिर 24 को 15 के साथ ज़रब करनी पड़ेगी। तो 360 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड वाला एमसीक्यूज। कहता है हाउ मैनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस CH4 विल बी प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 18 डेसीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम भी दे दिया हुआ है, ठीक है, और उसने पूछा हुआ है कि कितने इस नेचुरल गैस के कितने मोल्स जो हैं इतने वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसको निकालने का तरीका आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से करेंगे, देखिए एक मोल हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब का होता है। ठीक है, तो अगर डेसीमीटर क्यूब ये 24 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/24 के बराबर होता है। अब उसने हमें कितना पूछा, उसने क्या 18 डेसीमीटर क्यूब, मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर कितने हमारे पास जो है मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो एक मतलब कि 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर इतने हैं तो 18 के लिए आपको क्या करना पड़ना है, दोनों साइडों को 18 के साथ झड़प करनी पड़ेगी। ठीक है, देखें एक मोल के अंदर 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर यहाँ से 24 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और आपको 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए समझ आ जाएगी कि 1/24 जितना भी आपका बनता है इतने पार्टिकल्स हैं। अब हमने 18 के लिए निकालना है तो दोनों साइडों को हमें 18 से ज़रब करना पड़ेगा। 18 से ज़रब करेंगे तो 18 एक 18, 18 को 24 पे तकसीम हम लोग करेंगे। 18 को 24 पे हम लोग तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75। तो 0.75 आपके पास मोल होंगे। ठीक है, 18 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 0.75 मोल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है थर्ड वाला, कहता है व्हाट विल बी मोलर कंसंट्रेशन। हमने मोलर कंसंट्रेशन बतानी है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन की इफ 2.0 ग्राम, मतलब मैस बता रहे कितना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस लिया 2.0 ग्राम ऑफ इट आर डिजॉल्व। इसको डिजॉल्व किया गया, ये मिलाया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो देखें सबसे पहले वॉल्यूम बताया उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब, मैस में दिया और मोलर कंसंट्रेशन उसने पूछी हुई है। देखें ना, कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का यूनिट देखें ना, ऊपर डेसीमीटर क्यूब था सेकंड वाले न्यूमेरिकल में, इसको भी डेसीमीटर क्यूब बनाना है। तो डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए अगर आपने डेसी बनाना है तो उसके लिए 1000 पे डिवाइड करना पड़ना है। तो 100 को अगर हम लोग करते हैं 1000 पे डिवाइड, 100 को 1000 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए अब इसको करना किस तरीके से है। सबसे पहले तो हमने लिखा कि मुझे मैथ्स दिया हुआ है, मैथ्स उसने दिया हुआ था 2.0 ग्राम। ठीक है, बुक भी आपको नजर आ रही होगी, मैथ्स उसने दिया है 2.0 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम हमें उसने दिया हुआ था किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में उसने हमें दिया हुआ था। इसको हमने किस में करना है, डेसीमीटर क्यूब में करना है। तो डेसी के लिए इसी 100 को 1000 पे, ये देखिए 1000 पे डिवाइड किया तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब उसने मोलर कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी पूछी हुई थी, वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम तो हमने 0.1 डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम तो बना लिया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ पोटाशियम। ठीक है, तो देखिए मैस उसने हमें गिवन किया हुआ था 2.0 ग्राम, इसकी जगह तो हम ये पुट कर देंगे। अब मोलर मैस ऑफ पोटाशियम, अब हमारे पास मोलर मैस ऑफ पोटाशियम तो होता है 39, लेकिन उसने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ, मतलब इसके दो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोटाशियम का तो होता है 39 और दो के लिए आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 39, 2 को 39 से करेंगे तो 56 आ रहा है। ये 2.0 पर एज इट इज इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.036 आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है 0.036। अब इधर पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए 0.036, ऊपर वो रखा और वॉल्यूम हमने पहले 0.1 डेसीमीटर क्यूब निकाला हुआ था, इन दोनों के डिवाइड करेंगे तो 0.36 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 0.36 कहाँ लिखा हुआ है, ए वाले ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द मास ऑफ NaCl नीडेड टू मेक अप 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.7
ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए कंसंट्रेशन दी हुई है, जैसे हमने यहाँ कंसंट्रेशन निकाली थी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसका यूनिट था, ये कंसंट्रेशन तो आपको दी हुई है, ठीक है। इसके साथ इसने क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, मैस हमने फाइंड करना है। तो देखिए ना, यही फार्मूला हम लोग ले लेंगे। कंसंट्रेशन का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब उसने कंसंट्रेशन भी दी हुई है और उसने हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो मैस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मैस इन नंबर ऑफ मोल्स में आपके पास मैस आ जाता है, तो मैस हो जाएगा कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे आप लोग करेंगे कि देखिए आपके पास मैस का फार्मूला होगा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.7 उसने दी हुई है और वॉल्यूम उसने 15 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 10.5 ग्राम आपका बी वाला ऑप्शन बनता है। उसके बाद 5 एमसीक्यूज है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की हमने क्या कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट होना चाहिए। इफ इट्स 10 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट विद 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaH, पहले इसने लिखा है इफ इट्स का मतलब है कि H2SO4 का 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो V1 H2SO4 के लिए हम लोग इसको नाम दे देंगे V1 का। रिएक्ट विद 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम था, ये भी वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम NaOH का, तो इसको मैं V2 का नाम दे दूंगी। सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन, अब कहते हैं रिएक्ट विद 20 सेंटीमीटर को ऑफ NaOH सोल्यूशन हैविंग, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी आपको दे दी हुई है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर। तो मतलब इसके लिए तो इसने कंसंट्रेशन दे दी हुई है, इसके लिए अगर वॉल्यूम V2 है तो कंसंट्रेशन को M2 कह देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को। तो मतलब M1 फिर फाइंड करना है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 की हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, तो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास जो 5 वाला है, इसको मैं साथ साथ बोलती जाती हूँ और साथ साथ समझाती जाती हूँ। कहता है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, मतलब इसकी मोलर कंसंट्रेशन M1 आपने फाइंड करना है H2SO4 का, इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए। इफ इट्स 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर मोलर कंसंट्रेशन को M1 है तो वॉल्यूम उसका V1 बन जाएगा, वो हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। रिएक्ट इसने किसके साथ करना है, विद 20 सेंटीमीटर क्यूब, एक और वॉल्यूम आ गया, वो V2 आपके पास होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH, पहला आपके पास था H2SO4, उसके लिए मैंने मोलर कंसंट्रेशन M1 और वॉल्यूम V1 रखा। दूसरा आपके पास NaOH, उसका वॉल्यूम मैंने V2 रख लिया। हैविंग कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन M2 हो जाएगी आपके पास, वो है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कहता है कि जब आपके पास H2SO4 का आपके पास रिएक्शन होता है NaOH के साथ, तो फिर आपने बताना है कि कितनी कंसंट्रेशन होगी इसकी, इसकी कितनी मिकदार होगी। तो रिजल्ट में आपको बच्चों क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा प्लस 2H2O मिलेगा। अब देखिए ना, हमने मोलैरिटी बतानी है, तो दोनों की मोलैरिटी अगर हम लोग इनके फार्मूलों को बैलेंस करें तो आपके पास मोलैरिटी का फार्मूला आएगा M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। अब देखिए M1 तो हमने फाइंड करना है, इसको मैं इधर रहने देती हूँ, पहले मैं ये सारी चीजें लिख लेती हूँ। M2V2 डिवाइडेड बाय N2, ये N1 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर मल्टीप्लाई, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए M2 की वैल्यू उसने हमें यहाँ 0.1 दी हुई थी, वो मैंने पुट की। V2 की वैल्यू मुझे 20 दी हुई थी, वो पुट की। N2, अब देखिए N2 मतलब कि आपके पास जो सेकंड वाला है उसमें कितने मोल्स लिए हैं, आपने 2 लिए हैं, तो इसकी जगह आपके पास 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई N1 में पहले वाले में आपने कितने मोल्स लिए हैं, 1 लिया है, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और V1 आपके पास कितना हमने लिखा है, 10 सेंटीमीटर लिखा है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए ना, 2 10 20 बन जाएगा, ऊपर भी 20 है, तो ये तीनों तो आपस में काट के 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, और यही चीज़ उसने हमसे रिक्वायर की हुई थी, ठीक है। तो इसी से आपका जो है MCQs था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले MCQs की तरफ। कहता है इफ द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 178 ग्राम पर मोल एंड इट्स इंपीरिकल फार्मूला इज C3H5O3, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना बहुत इजी आपके पास काम होता है, मैंने ये किया हुआ है तो मैं इसको बता देती हूँ। देखिए उसने ना हमें क्या बताया हुआ है, उसने हमें इंपीरिकल फार्मूला दे दिया है, इस
ठीक है। उसने कहा एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको दे दिया, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का फार्मूला होता है एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला उसने दे दिया वह C3H5O3। अब हमने एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे इस फार्मूले इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास किसके बराबर होते हैं, मैस पर यूनिट मोलर मैस, ठीक है। और मोलर मैस उसने हमें दिया हुआ है, देखे ना, उसने 178 ग्राम पर मोल, तो ये मोलर मैस आपके पास ये हमें उसने दिया हुआ है, मोलर मैस दिया हुआ है। अब हमने मैस फाइंड करना है किसका, इसका। तो देखें सबसे पहले कार्बन का आपको पता है 12 होता है, ठीक है। और इसके 3 आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। हाइड्रोजन का आपके पास 1 होता है मोलर मास, और ये 5 इसकी बेस में है, तो 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और ये 3 बेस में है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 12 आर 36, 5 1 आर 5, 3 16 आर 48, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 89 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन का आंसर तो आपके पास जो है वो आ गया हुआ है। इसका मोलर मैस का आपके पास आंसर आ गया, ये हमने मोलर मैस फाइंड किया, ठीक है। एम इसको लिख लें। अब इसमें पुट करें तो एन इज इक्वल टू मैस उसने हमें दिया हुआ था 178, वो पुट किया, और मोलर मैस अभी हमने 89 फाइंड किया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ये वैल्यू आप पकड़ के यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2, एन की वैल्यू 2 आई थी, ये पुट की, और आगे हमने यही चीज लिख दी, ठीक है। देखिए ना 2 और इसके आगे C3H5O3 आप लिखेंगे, तो जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, तो 3 2 आर 6 बन जाएगा। 5 को 2 से करेंगे तो 10, और 3 को 2 से करेंगे तो यहाँ से 6 बन जाएगा। तो ये 2 नहीं इधर आता, C6H10O6 आपके पास आएगा, जो कि आपके पास बन रहा है बी वाला करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 7 वाला एमसीक्यूज है, कहता है व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर व्हिच कंपोनेंट्स इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जाहिर नेचुरल गैस आपके पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे होता है, जब हवा में जो है नेचुरल गैस को जब आप बर्न करते हैं, तो इसका डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लास्ट वाला आपका एमसीक्यूज है, इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 0.198 while the theoretical yield is what will be the percentage yield। तो परसेंटेज yield कैसे आती है कि जो आपके पास एक्चुअल yield होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है आपके पास theoretical yield के साथ। मैं इसको बता देती हूँ किस तरह से। परसेंटेज yield होती है नेचुरल yield ओवर theoretical yield। नेचुरल yield का उसने आंसर दिया हुआ 0.198, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। इसकी जगह इसकी वैल्यू, theoretical की जगह इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 100 की, या जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 91.2% आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, जो कि आपके बी वाला आपका ऑप्शन बनता है।